हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिवानी। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे सिनेरियो के बारे में जो कि हमारी सोसाइटी में हो रहा है। एंड कपल्स को कई बार ऐसा बोला जाता है कि अगर तुम दोनों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, कोई प्रॉब्लम चल रही है, अक्सर होता है ना कि कपल के आपस में नहीं बन रही, अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, एक दूसरे के साथ वो तालमेल नहीं बन पा रहा है, इन लॉज के साथ नहीं बन पा रही है, कोई भी शादी का इशू है तो उसका एक सोल्यूशन बस ये पकड़ा दिया जाता है कि तुम लोग ना बच्चा प्लान कर लो, बच्चा प्लान कर लोगे, बच्चा आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मतलब बच्चा क्या कोई ऐसी मैजिकल शक्तियां लेके आएगा क्या कि मैजिकली जो उनके बीच की प्रॉब्लम है वो सब डिसअपियर हो जाएंगी? हाँ, हो सकता है एक आधा केस में ये चीज़ सही हो कि हस्बैंड वाइफ के बीच में जब बच्चा आ जाता है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो वो थोड़े से मेच्योर हो जाते हैं, मेच्योरली एक्ट करने लगते हैं और हो सकता है उनके बीच की जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम थी या मेच्योरिटी की प्रॉब्लम थी, ईगो की जो फाइट होती है कई बार, तो वो चीज़ हम थोड़ा सा मेलो डाउन कर लेते हैं, अपनी ईगो को साइड में रख देते हैं और अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करते हैं। तो एक आधा केसेस में ये चीज़ ठीक हो सकती है, लेकिन हर किसी पे ये बात लागू नहीं होती है और बल्कि मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है कि कपल अगर ये बात मान के बच्चा प्लान कर भी लेते हैं ना, तो उसके बाद में उन्हें रियलाइज़ होता है कि हमारे बीच की प्रॉब्लम उल्टा ख़त्म होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ गई हैं। इतनी दूरियां आ जाती हैं दोनों के बीच में, मेंटल इतना स्ट्रेस क्योंकि रहता है बेबी के बाद में, जो कि मैं अभी डिटेल में डिस्कस करूंगी इस वीडियो में कि क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों के चलते हो सकता है इतनी दूरियां आ जाए आप दोनों के बीच में कि आप दोनों में से कोई एक बाहर जाके एक वो इमोशनल सपोर्ट या फिर वो फिजिकल नीड जो है आपकी, जो आपके पार्टनर से आपको पूरी नहीं हो पा रही है, वो बाहर जाके करने लगे, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाए और कई बार तो डिवोर्स तक बातें पहुंच जाती हैं। और पिसता कौन है उसमें? एक वो नन्ही सी जान, आपका बच्चा, जिसका कोई दोष भी नहीं है। तो मैं सारे कपल जितने भी ये देख रहे हैं वीडियो, और अगर आप अभी कपल नहीं भी बने हो और अगर फ्यूचर में ये चीज़ अगर आए आपके साथ तो ये ध्यान रखना ज़रूर, या फिर अगर आप ऐसे कपल हो जिनको ये सलाह दी जा रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम इस सिचुएशन में बेबी प्लान करें या नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर अभी आपके बीच में ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही है ना, अभी बेबी प्लान मत करो। अभी सबसे पहले आपकी ज़रूरत है कि आप दोनों का रिश्ता जो है, आपका जो बॉन्ड है, उस पर वर्क करो। मैं ये नहीं कहती कि 100% सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएं तभी कुछ करना चाहिए, क्योंकि वो तो कभी नहीं होता। अप्स एंड डाउन्स लाइफ में चलते रहते हैं। लेकिन अगर आपके बीच में बड़े बड़े इश्यूज़ हैं तो पहले उनको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाद में तो और बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आपको काम करना है, दोनों को मिलके काम करना है। तो अभी तो इन सारी चीज़ों को पहले आप जितना जल्दी सॉल्व कर लोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है आपके रिलेशनशिप के लिए और आने वाले बच्चे के लिए भी। अभी उन सारी चीज़ों पे फोकस आप पहले कर लो। जैसे कि अगर दोनों में से किसी एक को एंगर इशू है, दोनों में से किसी एक को नशे की आदत है, दोनों में से किसी एक को बहुत ज़्यादा ट्रबल हो रही है रहने में एक दूसरे के साथ में या इन लॉज के साथ में, मतलब नॉर्मली ही वो इतने स्ट्रेस में, मेंटल एकदम ट्रबल में रहता है, आपके काम को लेके अगर आप स्ट्रेस में हो, अगर आपकी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियल कोई क्रंच में हो आप, अगर कोई बिजनेस में हो, बिजनेस अभी सेटअप नहीं हो पाया है, जॉब में हो अभी बहुत वहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है बहुत, अगर आप स्ट्रेस में ऑलरेडी रहते हो तो ऐसे में आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो। सेम वे में अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में अपने बहुत ज़्यादा इशू ऐसे चल रहे हैं कि यही नहीं समझ में आ रहा एक दूसरे के साथ रहना है या नहीं रहना है, पहले उनको सॉल्व कर लो। अब देखो, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि बेबी होने के बाद क्या रियलिटी होने वाली है, जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि भाई ये आने वाला है। अगर इसके लिए रेडी हो तभी आगे बढ़ना। सबसे पहला मैं आपको बताना चाहूँगी कि बेबी होने के बाद जो मदर है, देखो उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है। पहला फिज़िकल सपोर्ट और दूसरा मेंटल सपोर्ट भी। फिज़िकल सपोर्ट में आपको कहीं ना कहीं अपने काम से छुट्टी लेनी पड़ेगी थोड़ा टाइम के लिए, अपनी वाइफ के साथ आपको रहना पड़ सकता है। और मेंटल सपोर्ट में उसे बहुत ज़्यादा आपको प्यार, केयर, सब चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि भाई मेरे घर वाले देख लेंगे या उसकी मम्मी देख लेगी या मेरी मम्मी देख लेगी, आप ऐसे हाथ नहीं छुड़ा सकते। उस बच्चे के फादर आप हो, उस लेडी के हस्बैंड आप हो।
आपका एक अलग रोल होता है एज अ हस्बैंड एंड एज अ फादर, और वो कोई और फुलफिल नहीं कर सकता. सो यू हैव टू बी देयर मेंटली एंड फिजिकली टू हेल्प हर. और फिजिकल तो चलो आप थोड़े टाइम के लिए रहोगे, लाइक हफ्ता भर की आप छुट्टी ले सकते हो, फिर आपको वापस काम पे जाना है. लेकिन मेंटल सपोर्ट ऐसा है ना कि जब तक वो बच्चा 1, 1.5, 2 साल का नहीं हो जाएगा ना, तब तक कॉन्टीन्यूस बेस पे आपको एक मेंटल सपोर्ट अपनी वाइफ को देना पड़ेगा. अगर आपकी खुद की मेंटल स्टेट ठीक नहीं है अभी, अगर आपके काम का कुछ और स्ट्रेस चल रहा है और कोई घर वालों का स्ट्रेस चल रहा है, तो पहले उसके साथ आप डील कर लो, तभी आप बेबी की प्लानिंग करो. बेबी होने के बाद बहुत सारी फीमेल को पोस्टपार्टम स्ट्रेस रहता है, पोस्टपार्टम उनको डिप्रेशन हो जाता है, और उसमें उनको उनके पार्टनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. तो आपको वहाँ पे अवेलेबल उनके लिए रहना पड़ेगा. उनको कई बार ऐसा फील होता है दैट आई एम नॉट इनफ, मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं अच्छी बीवी नहीं हूँ. अगर माँ की जिम्मेदारियाँ पूरी करना चाहती हूँ तो कहीं ना कहीं एक अच्छी वाइफ नहीं बन पा रही हूँ. अगर बाकी चीज़ों को देखने लग जाती हूँ तो कहीं ना कहीं अपने बच्चे को मैं उतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ. उसके ऊपर अगर वर्किंग मदर होती हैं तो उनका एक अलग ही स्ट्रेस वैसे चलता रहता है. इसके अलावा कई बार आपका कपल टाइम मिस होगा, जैसे कि बेबी होने के बाद में आपकी स्लीपलेस नाइट बहुत होने वाली हैं. हर 2 घंटे में बेबी को फीड चाहिए होता है, कभी उसका डायपर चेंज करना होता है, कभी और बस वो ऐसे ही रो रहा होता है. आप कुछ भी कर लो, उसको आप बॉटल पूछ रहे हो, उसका डायपर चेक कर रहे हो, उसको हिला रहे हो, उसको सुलाने की कोशिश कर रहे हो, पर वो रोता रहता है. तो कई बार ऐसा होगा कि आप खुद उस मेंटल लेवल पे नहीं होगे कि आप उन सब चीज़ों के साथ डील कर पाओ. कई बार होता है कि रोना निकल जाता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, इतनी हेल्पलेसनेस फील होती है. सो यू हैव टू बी लाइक फुल्ली रेडी टू सपोर्ट योर वाइफ उस चीज़ में, और कहीं ना कहीं आपको भी ये चीज़ें हैंडल करनी पड़ेंगी. तो इन चीज़ों के लिए आप रेडी रहें. अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो वहाँ पे थोड़ी सी हेल्प ये मिल जाती है कि आप अपने बेबी को दूसरे फैमिली मेम्बर्स को दे सकते हो थोड़ी देर के लिए, कि वो लोग उसकी टेक केयर कर लें, और आप अपना एक कपल टाइम स्पेंड कर सकते हो. थोड़ा सा साथ में 3-4 घंटे सो सकते हो, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी लग्जरी होती है कि लगातार 3-4 घंटे के लिए सोना. कहीं थोड़ा सा बाहर जाके आ सकते हो, एक डेट करके आ सकते हो कभी महीने 2 महीने में, वो भी एक बहुत बड़ी लग्जरी होती है. लेकिन अगर आप लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो, लाइक आप दोनों ही सिर्फ रहते हो, कभी कभार हो सकता है कोई आपको हेल्प करने के लिए आ जाए, या फिर आप बाहर की हेल्प हायर कर लो. अगेन वो जो मॉम गिल्ट होता है ना कि अरे मैं एक माँ होकर अपने बच्चे को नहीं संभाल रही, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक फ़ीमेल के अंदर चलती रहती हैं. हार्मोनल इम्बैलेंस, क्योंकि वो भी एक चीज़ है, उसके चलते भी बहुत सारी चीज़ें, हार्मोन्स हमारे इमोशंस मतलब इधर उधर एकदम होते हैं. और शायद एक इंसान लगता है जो कि हमें थोड़ा सा रियलिटी चेक दे पाए कि नहीं सब ठीक है, ओके ये भी कर सकते हैं हम, इट्स ओके, थोड़ा सा जो हमें काम डाउन करे. और अगर कोई इंसान खुद अपनी लाइफ में अलग स्ट्रगल कर रहा होगा तो वो हमें कैसे संभालेगा. तो दोनों की फिर ऐसे ही हो जाएगा ना, तू भी स्ट्रेस में, और फिर एक दूसरे पे ही फटते रहेंगे, गुस्सा करते रहेंगे, और एक वो जो बच्चे के अराउंड जो एक हैप्पी माहौल होना चाहिए उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते रहेंगे. इस सब के बीच में एक फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहो. आप कुछ ऐसी बातें ना बोल दो जिससे कि और ज़्यादा उसको हर्ट कर रहे हो अपनी वाइफ को, ठीक है. तो कहीं ना कहीं अपने शब्दों पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है, थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना होता है. बहुत सारे हस्बैंड की ये शिकायत रहती है कि बच्चा होने के बाद ना मेरी वाइफ का ना अब मेरे साथ सेक्स करने का मूड नहीं रहता, अब उसका मूड नहीं बनता. भाई उसकी लाइफ देखो तुम, थोड़ा सा जिस दिन छुट्टी वाला दिन हो ना, कुछ काम मत करो, बस उसको देखो कि वो क्या कर रही है, और फिर समझने की कोशिश करो कि उसकी सब भागदौड़ के बीच में उसका क्या मन करेगा. क्या आपने थोड़ा सा भी इस तरफ सपोर्ट दिखाया है कि आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा कम करो. तो थोड़ा सा अगर उसकी हेल्प करोगे, थोड़ा सा अगर उसके साथ प्यार वाला, केयर वाला एक बॉन्ड दिखाने की कोशिश करोगी कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, आई स्टिल लव यू. तुम अभी थोड़ी सी ओवरवेट हो गई हो, थोड़ा सा तुम्हारा अपने आप पे ध्यान नहीं रह रहा है, तुम अभी खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही हो, खुद के लिए तैयार नहीं हो पा रही हो, बट दैट्स ओके, आई स्टिल लव यू. और थोड़ा सा मैं बेबी को देख रहा हूँ, गो. अगर 1 घंटा थोड़ा सा निकाल के कहीं जाना है, तुम जाओ, अपनी फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करके आओ, तुम सैलून जाके आओ, तुम नींद ले लो, अपनी नींद पूरी कर लो. ट्रस्ट मी, वो आपको इतनी ज़ोर का हगे करेगी ना,
और इतना मतलब इतना उसको अंदर से प्यार फील होगा ना कि आपने ये चीज़ें नोटिस करी कि हाँ वो ये सारी चीज़ें मिस कर रही है, आप समझ रहे हो और आप वहाँ हो उसे सपोर्ट करने के लिए, एंड शी कैन ट्रस्ट यू कि हाँ ये है एज अ फादर ड्यूटी निभाने के लिए, आप एक एब्सेंट फादर नहीं हो। सो ये सारी चीज़ें लगेंगी, और अगर आपने यहाँ पे इतने क्रूशियल टाइम में उसको थोड़ा सपोर्ट कर दिया ना तो फिर आगे चीज़ें ठीक हो जाती हैं। लेकिन अब इसमें ये वाली बात सोच के देखो जो हमने पहले डिस्कस करी थी, ये एक कपल ऐसा है जिसकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, उनके अपने ईगो क्लैशेस चलते रहते हैं, उनके आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, छोटी छोटी बातों पे फटते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स पे आर्ग्यूमेंट चलते रहते हैं, लड़ाइयाँ कुछ मिनट्स की, घंटों की नहीं बल्कि कई कई दिनों की, महीनों की चलती हैं। क्या ऐसे दो लोग इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी हैं? और अभी जो ये सारी बातें मैंने डिस्कस करी है ना, ये तो बच्चा होने के बाद के 1 साल की बातें हैं। उसके आगे चल के तो और भी एज अ पेरेंट आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे, जहाँ पे आपको एक सेम पेज पे होना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे को कैसे आपको चीज़ें समझानी है, कौन अच्छा एक लाइक गुड कॉप बनेगा, एक कोई बैड कॉप बनेगा, ऐसे टीम वर्क में बच्चे को संभालना होता है। कुछ चीज़ों के लिए पापा मना करेंगे, कुछ चीज़ों के लिए मम्मी मना करेंगी, दोनों पीछे पीछे डिस्कशन करते रहेंगे कि तो ऐसे 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 होना चाहिए। तो आप लोगों को एज अ पेरेंट एक टीम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चे के लिए। कई बार आपस में भी इस चीज़ को लेकर लड़ाई हो जाती है कि तुम बहुत लीनियंट हो या तुम बहुत स्ट्रिक्ट हो, ऐसे नहीं ऐसे अभी हैंडल करना नेक्स्ट टाइम ये सेम सिचुएशन हो। यहाँ पे अपने कपल इश्यूज़ अलग चल रहे हैं और उसके बीच में कुछ ऐसा चीज़ आ गई कि बच्चे को लेकर कुछ बात है, तो अपना अपना फिर से ईगो क्लैशेस हो जाएगा कि कोई एक बात पे अड़ गया, दूसरा कोई एक बात पे अड़ गया, फिर तो हो गया बच्चे का फ्यूचर सेट। मतलब हर एक बच्चे की चीज़ पे लड़ाई होगी। और ऐसे में ना बच्चा जब अपने पेरेंट्स को लड़ते देखता है अपनी वजह से, तो उसके अंदर का मतलब मैं कैसे समझाऊं, उसका जो डेवलपमेंट होता है ना शुरू से, वो बहुत अलग तरीके का होता है। ऐसे बच्चे कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज़्यादा लाइक सिमट के रह जाते हैं, खुद को इतना ज़्यादा इमोशनली ओपन नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं अपने को ब्लेम करने लग जाते हैं कि मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स लड़ रहे हैं। थोड़े और बड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी समझने लगते हैं कि मम्मी पापा का झगड़ा सुलझाना मेरी प्रॉब्लम है, मम्मी पापा का झगड़ा ना हो ये मेरी प्रॉब्लम है। और एक छोटे से बच्चे के ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाना कि वो अपने पेरेंट्स के झगड़े सुलझा रहा है, इससे कुछ बुरा नहीं हो सकता कि वो तो अपना बचपन जी नहीं पाया, उसने तो पूरा टाइम अपना एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में निकाल दिया। ऐसे बच्चे आगे चल के खुद भी एक अच्छे स्पाउस नहीं बन पाते हैं, क्योंकि अपने घर में उन्होंने वही देखा होता है। और कई बार तो ऐसे ट्रॉमा उनको लग जाते हैं कि आगे चल के वो खुद अपने बच्चे नहीं करना चाहते कि जो चीज़ मेरे साथ हुआ वो मैं अपने बच्चे के साथ नहीं कर सकता, या शादी नहीं करना चाहते हैं, कमिटमेंट इश्यू हो जाते हैं। मतलब देख रहे हो आप, एक बच्चे की लाइफ आपने बचपन से लेके बड़े होने तक, उसके फ्यूचर तक, आपकी जनरेशन आगे तक आपने इफ़ेक्ट कर दिया। कितना ज़्यादा टॉक्सिसिटी आप एक बच्चे की ज़िंदगी में लेके आ रहे हो, एंड इट्स नॉट ओके। आई होप मैं अपनी बात आपको समझा पाई हूँ। और लास्ट में मैं एक अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग भी लग सकता है, पर मेरा ये मानना है कि एज अ मदर, एक मैं अगर फीमेल की बात करूँ, एज अ मदर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मैं अपने होने वाले फ्यूचर में जो भी मेरा बच्चा हो, मैं उसको किस तरीके का एनवायरनमेंट दे रही हूँ या किस तरीके का एक फ़ादर दे रही हूँ। मैं अपने बच्चे के लिए कैसा फ़ादर चूज़ कर रही हूँ। क्या जिससे मेरी शादी हुई है वो मेरे बच्चे का फ़ादर बनना डिज़र्व करता है? क्या वो एक फ़ादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी है? क्या वो मतलब खुद को चेंज कर पाएगा? क्या मैंने उससे बात करी है कि क्या तू चेंज करेगा, या मैं एज्यूम कर रही हूँ कि वो खुद को चेंज कर लेगा? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एज अ फीमेल मैं बोलूँगी कि ये चीज़ें हमें एनालिसिस करनी चाहिए। सेम वे में अगर आप एक लड़के हो तो आपको भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जो मेरी अभी वाइफ है, इसमें खुद अभी इतना बचपना है, इतना ईगो इशू है इसे, क्या ये आगे चल के एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती है? और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ फिजिकल नहीं होती कि हाँ उसको दूध पिला दिया, उसका डायपर चेंज कर दिया, उसके कपड़े चेंज कर दिए, उसको नहला दिया। नहीं, मेंटली भी आप फुली प्रिपेयर्ड होनी चाहिए एक बच्चे के लिए। कई बार बचपना होता है बहुत ज़्यादा फीमेल्स में, बड़ी उम्र में हो जाती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी की कमी रहती है। ऐसी फीमेल आगे चल के अपने बच्चों में बहुत ज़्यादा ट्रॉमा भर देती हैं। उनको ठीक से हैंडल ही नहीं करना आता अपने बच्चों को, उनके इश्यूज़ को। बस उनको एक ही चीज़ समझ आती है कि इसमें 2 थप्पड़ लगा दो, इसको उल्टी सीधी बातें सुना दो, उसको नीचा दिखाना, कंपैरिजन करना।
मतलब इतने ट्रॉमा के साथ वो बच्चे बड़े होते हैं। एंड मैं क्या ही बताऊँ, मतलब मैंने बहुत क्लोजली ये चीज़ें देखी हुई हैं, इसीलिए मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि जब तक आपकी खुद की मेंटल हेल्थ ठीक ना हो, आप मेंटली स्ट्रॉन्ग ना हो, अपने इमोशंस को आप कंट्रोल करना जानते हो कि आप कंट्रोल कर सकते हो अपने इमोशंस, वो आप अपने बच्चे के ऊपर नहीं डालोगे, उनको आप खुद हैंडल करोगे, तब तक आप डिसाइड ना करें एक बच्चे को अपनी ज़िंदगी में लाने का। हमें सिर्फ बच्चे करके देश की आबादी नहीं बढ़ानी है, दुनिया की आबादी नहीं बढ़ानी है, हमें एक फैमिली क्रिएट करनी है। और अगर आप खुद स्टेबल नहीं हो, आप खुद एक अच्छे फैमिली मेम्बर नहीं बन पा रहे हो, आप खुद ही एक ऐसे पर्सन बन रहे हो अपनी फैमिली के कि जो रक्कस क्रिएट करता रहता है, जो टेंशन क्रिएट करता रहता है, जो अपना स्ट्रेस बाहर का काम का सबका ला के अपने घर में आकर डंप कर रहा है, तो आप एक उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में अपने बच्चे को नहीं ला सकते। प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, पहले उस चीज़ को इम्प्रूव कीजिए, अपने घर को एक हैप्पी होम बनाइए जहाँ पे एक दूसरे के लिए प्यार हो, इज़्ज़त हो, केयर हो, हस्बैंड वाइफ के बीच में एक वो बॉन्ड हो, हस्बैंड वाइफ वाला, एक वो पेरेंट वाला, कि जो बच्चा देखे और बोले कि हाँ मेरे मम्मी पापा में तो आपस में बहुत अच्छे से प्यार है, बनती है, इज़्ज़त है। तभी ट्राई करें एक बच्चे के लिए। आई होप आपको मेरी बातें समझ आई हों, क्योंकि अगर आपको समझ आ गई तो आप शायद एक बच्चे को बहुत बेहतर माहौल दे पाओगे या एक बच्चे को बहुत ख़राब माहौल से बचा पाओगे। एंड वो आपका खुद का बच्चा होगा यार, उसके लिए तो इतना आपको सोचना ही चाहिए ना। चलो मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दूसरे कपल के साथ में भी, क्योंकि ये एक ऐसी बात है जो आई थिंक सबको जानना ज़रूरी है। हमारे बड़े जो है ना वो तो बहुत ईजीली बोल देते हैं बच्चा कर लो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब बच्चा हो जाता है ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोई आगे नहीं आता, सब अपने हाथ खड़े कर देते हैं। कपल को खुद ही हैंडल सब करना होता है, ठीक है, तो थोड़ा सा सोच समझ लेना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर।